दोस्तों, 8वां पे कमीशन में लगातार ओपीएस का मांग किया जा रहा है। जितने भी यूनियन संगठन है सभी लोग मिलकर ओपीएस की मांग किया गया। जहां दोस्तों 51 पेज का एनसीजेसीएम ने भी 8वां वेतन आयोग के सामने वो मेमोरेंडम ऑलरेडी जमा कर दिया गया जिसमें ओपीएस का मांग किया गया है। और मिनिमम जो सैलरी है वो लगभग 69,000 का मांग किया गया। कई संगठन ऐसे भी है जिन्होंने 4 फिटमेंट फैक्टर का भी मांग किए हैं। अब 4 फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है 18 का 72,000 मिनिमम सैलरी। जहाँ दोस्तों एक्चुअली संगठन का कहना है कि अगर हम ज़्यादा मांगेंगे तभी जाकर सरकार थोड़ा कम करके देगी। अगर हम ज़्यादा मांगेंगे ही नहीं तो सरकार ऐसे ही बहुत कंजूस सरकार है, हो सकता वो भी ना दे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए लगातार 3.83 का मांग किया गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा फिटमेंट फैक्टर है। अगर सरकार, देखिए अभी रिपोर्ट चल रहा है, रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है 8वां वेतन आयोग के द्वारा और सभी यूनियन संगठन के द्वारा बैठकों का दौर जारी है। 15 जून लास्ट डेट था मेमोरेंडम जमा करने का, जहां से आपको 8cpc.gov.in पर जाकर मेमोरेंडम आप जमा करेंगे तो एक मेमो आईडी बनेगा और उस हिसाब से आपको 8वां वेतन आयोग, रंजना प्रकाश देसाई और पंकज जैन, पुलक घोष, ये सब मिल के साथ उनके साथ आपका बैठक का एक तारीख दिया जाएगा और फिर उस दिन आपका बैठक होगा। फिर अपना हिसाब से आप मेमोरेंडम या आप समझा सकते हैं कि इतना इस तरह से महंगाई बढ़ गया है और ये होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम सैलरी इतना होना चाहिए। एक्चुअली कई लोग का मानना है कि 4 फिटमेंट फैक्टर या 3.833 फिटमेंट फैक्टर नहीं देगी सरकार। देखिए अभी क्या है, फैमिली यूनिट की बात की गई थी कि 3 से 5 किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार के तरफ से ही एक नोटिफिकेशन था जिसमें माता पिता की जिम्मेदारी कर्मचारियों के ऊपर बताया गया था। तो कर्मचारी ने भी माता पिता को ऐड करने की बात कही गई, इसलिए 5 यूनिट की मांग की गई और सालाना 6% इंक्रीमेंट की भी बात की गई। आपको बता दें, जैसे ही 5 यूनिट फैमिली यूनिट बढ़ेगा, जहाँ दोस्तों ऑटोमेटिक फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। जहाँ दोस्तों क्योंकि लगभग 66% जो है बढ़ जाएगा फिटमेंट फैक्टर। तो उस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो लगभग जो मांग किया जा रहा है यूनियन संगठन के द्वारा वो सही मांग किया जा रहा है कि 70-72 हज़ार का मिनिमम सैलरी होना चाहिए, जिस हिसाब से हमारे देश का महंगाई है। देखिए अभी के समय में जिनका भी 70-75 हज़ार महीना आ रहा होगा सैलरी में, हमें नहीं लगता कि सही तरीके से वो जी पा रहे होंगे, क्योंकि इतना महंगाई है, उनको खाने पीने में करीब करीब 45-40 हज़ार रुपये चला जाता है। और बाकी अगर कोई बीमार है, बच्चा बीमार है या स्कूल का खर्चा, ये सबको जोड़ दिया जाए तो 70-75 हज़ार सैलरी कोई बड़ा सैलरी अभी के समय में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना है तो एक स्टैंडर्ड लाइफ की हम बात करें, मिडिल फैमिली के लिए एक स्टैंडर्ड लाइफ अगर जीना है तो 70-75 हज़ार सैलरी में अभी सही समय से उससे कम में जीना बहुत ही मुश्किल है। आप सोचिए, लेवल 1 के कर्मचारी 7वां वेतन आयोग में 18,000 मिनिमम सैलरी है, अभी डीए 60% चल रहा है, तो लगभग मिला के 28-29 हज़ार प्लस और टीए एचआरए सब मिलाकर लगभग 40 हज़ार मिनिमम सैलरी अभी मिलता है ग्रुप डी के कर्मचारी को, जो लेवल 1 से शुरुआत करते हैं। तो सोचिए उनका जीवन यापन किस तरह से गुजर रहा होगा। एक कह सकते हैं कि खाने पीने में ही अधिक उनका जो सैलरी का आधा से ज़्यादा भाग चला जाता होगा। प्लस पढ़ाई अगर अच्छे स्कूल में करा रहे होंगे तो सालाना कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया लगता है। अभी कोई भी अच्छे स्कूल में आप पढ़ाएंगे तो 40 से 50 हज़ार रुपया आपको लग जाएगा। तो आप ये सोचिए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है, ग्रुप डी का हो या लेवल 4 के कर्मचारी हैं जिनका लेवल 1800 पे ग्रेड से शुरू होता है, उनके लिए जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि जिसमें शुरुआत 7वां वेतन आयोग का हुआ था 2016 में, उस समय सही था, लेकिन अब 10 साल आप जोड़ लीजिए, 26 चल रहा है, इसमें महंगाई में आग लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में जीना आसान नहीं है। आप सिंपल अगर साग सब्जी प्रत्येक दिन आप खाते हैं तो 500 से 600 रुपया पर डे खर्चा होगा आपको, सुबह शाम मिला के 3 टाइम अगर खाना खाते हैं तो। कई लोग 2 टाइम ही खाना खा के रह जा रहे हैं। जहाँ दोस्तों, तो इसीलिए जो मिनिमम सैलरी है 70-72 हज़ार की मांग की गई है। समय के अनुसार से ये मांग जस्टिफाइड है, क्योंकि आपके माता पिता को भी देखना आप ही का जिम्मेदारी है। तो ये फैमिली यूनिट 5 करना काफ़ी ज़रूरी है। और रंजना प्रकाश देसाई जो चेयरपर्सन है 8वां वेतन आयोग के, उनका भी
सहमति हुआ है कि अभी के समय में कम से कम फिटमेंट फैक्टर 2.5 से लेके 3.5 के बीच में रहना चाहिए। अब जब ये रिपोर्ट सारे यूनियन संगठन के द्वारा जो मेमोरेंडम आ जाएगा, उनके पास सारा इनपुट्स आ जाएगा, सारा डाटा आ जाएगा स्टेक होल्डर से, तब जाके ये क्लियर एक फॉर्म बनेगा और अंतिम मेमोरेंडम सरकार के पास वही रिपोर्ट के फॉर्म में जमा करेंगे 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष जो रंजना प्रकाश देसाई हैं। अब जब सरकार के पास वही रिपोर्ट जमा होगा तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको माने या ना माने। देखिए मंजीत सिंह पटेल का भी आप देखे होंगे, उनका भी कहना है कि 27 अप्रैल तक 8वां वेतन आयोग का पैसा इन सैलरी में आने लगेगा। देखिए हम तो ये नहीं कहते हैं, हमको ये मानना जरूर है कि 18 महीना में से अभी 8 महीना लगभग गुजर गया, 8 महीना गुजर गया, 10 महीना और बाकी है। 10 महीना में जो भी रिपोर्ट बनाना है बनेगा, उसके बाद कम से कम 6 महीना और लगेगा, तो लगभग 27 के अंत में जाके 8वां वेतन आयोग का सैलरी आएगा हमारे अनुसार से। देखिए हम किसी तरह का आपके भ्रम में आपको रखना नहीं चाहते हैं। हम जिस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं उस हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि 2027 में आपके 8वां वेतन आयोग का सैलरी आपके अकाउंट में आएगा लास्ट में जाते जाते। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि अप्रैल मई जून तक, मैक्सिमम जून तक वो बता रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग का जो पैसा है सभी सरकारी कर्मचारियों को आना शुरू हो जाएगा। अभी 10 महीना समय और बाकी है रिपोर्ट बनाने में, 8 महीना लगभग गुजर चुका है। 3 नवंबर से आप जोड़ लीजिए, 3 नवंबर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 8वां वेतन आयोग पर काम करना शुरू कर दिए थे और लगातार आपको पता ही है, हम अपने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताते रहते हैं, लगातार किसी न किसी एक IAS का किसी न किसी पोस्ट पर वो भर्ती करते रहे रॉक बेसिस पे और लगातार यही सिलसिला चलता रहा और फाइनली फिर चंद्रलोक बिल्डिंग में उसका काम 8वां वेतन आयोग का काम चल रहा है। और अभी फिलहाल जितने भी उनके सदस्य हैं 8वां वेतन आयोग के, सब यूनियन के साथ अभी बैठकों का दौर चल रहा है लगातार। आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले दिल्ली में बैठक हुआ, फिर मुंबई, पुणे में, फिर हैदराबाद में, फिर श्रीनगर, लद्दाख और इसी तरह से पूरे देश में ये घूम कर सभी जगह जो जो मेमोरेंडम जमा किए हैं सबके साथ बैठक इनका लगभग हो गया है। अभी कुछ 2-4 बाकी है, वो भी हो जाएगा। 23-24 तारीख को शायद भी एक बैठक है। तो इस तरह से जून में, तो 15 जून लास्ट डेट तय कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू हो, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रेल मंत्री ने भी कह रहे थे कि अच्छी खासी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। देखिए रेल मंत्री कह रहे हैं, इनका मतलब ये हुआ कि अंदर से कुछ सूचना उनके पास है तभी जाकर ये बात बोल रहे हैं। तो इस बात के लिए आप मान लीजिए कि 8वां वेतन आयोग में अच्छा खासा सैलरी बढ़ेगा, लेकिन मोदी सरकार है, कंजूस सरकार है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 7वां वेतन आयोग का एग्जाम्पल आपके सामने है, मात्र 14.29% ही सैलरी बढ़ा था। देखिए एक्चुअल कैलकुलेशन आपको बता देते हैं, उस समय 125% DA था, 7,000 का बेसिक आप जोड़ लीजिए, लगभग 15,500 15,750 सैलरी ऐसे ही हो जा रहा था। तो 15,750 हो गया और प्लस 18,000 मिनिमम सैलरी रखा गया था, तो वही 14.29% बढ़ा था सैलरी 7वां वेतन आयोग में। आपको बता दें सबसे ज़्यादा 6ठा वेतन आयोग में सैलरी बढ़ा था, लगभग 54% बढ़ा था। और इस बार भी मांग किया जा रहा है कि 50 से 60% सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई में आग लगा हुआ है। जहाँ दोस्तों ये सबको पता है महंगाई काफ़ी बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम भी आप देख लीजिए कितना चरम सीमा छू रहा है, 112 रुपये लीटर पेट्रोल है अभी के समय में। जहाँ दोस्तों इसके अलावा आप किसी भी आइटम के दाम जोड़ लीजिए, सब में बढ़ा हुआ है। जहाँ दोस्तों यानी महंगाई कंट्रोल सरकार से नहीं हो रहा, सीधा बात यही है। तो अब 8वां वेतन आयोग में मोदी जी से अपील करते हैं कि मैक्सिमम सैलरी दिया जाए, और जब आप मैक्सिमम सैलरी देंगे सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट में अगर पैसा आएगा तो वो पैसा बाजार में ही खर्च करेगा, इससे आप जो भारत देश की अर्थव्यवस्था है वो भी चल पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से अभी देश के जितने भी कर्मचारी है, देखिए सबसे ज़्यादा टैक्स कर्मचारी ही भरता है और सबसे ज़्यादा पैसा बाजार में कर्मचारी ही खर्च करता है, क्योंकि जिसके पास पैसा आएगा वही खर्चा करेगा। बाकी किसान लोग के पास ज़्यादा पैसा है नहीं, क्योंकि उनका आमदनी दुगना हुआ नहीं है, और स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है,
बाकी जो सरकारी गवर्नमेंट नौकरी वाले हैं वही लोग खर्चा करते हैं। अब बिजनेसमैन तो बहुत ही ज़्यादा कंजूस होते हैं, वो अपने व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि पर्सनल खर्चा पे। सरकारी कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो मैक्सिमाइज कह सकते हैं, मैक्सिमम खर्चा करता है बाजार के ऊपर। खाने पीने की वस्तु हो या फिर कपड़े खरीदने की वस्तु हो या स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो जिस स्टैंडर्ड से मिडिल वर्गीय फैमिली रहता है, खास करके सरकारी कर्मचारी वर्ग, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये जो जितने भी कॉरपोरेट लोग हैं वो नहीं रह पाते हैं। जहाँ दोस्तों उतना खर्चा वो नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली बम्बई में भी जो कॉरपोरेट जगत में जितने भी प्राइवेट जॉब करने वाले हों या बिजनेस करने वाले हों, उनके पास एक फिक्स सैलरी है और उसी सैलरी में सारा कुछ चलाना। आपको पता है कि किसी भी शहर में खर्चा कितना ज़्यादा लगता है, तो आप खुद सोचिए। तो सरकारी कर्मचारी का सैलरी बढ़ना काफ़ी ज़रूरी है और इनके जेब में जब पैसा आएगा तभी बाज़ार में लगेगा, और बाज़ार में जब लगेगा तो भारत का अर्थव्यवस्था चल पड़ेगा। ये सीधी बात है। बाकी मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी करिए। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।